नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर अलग-अलग राज्यों के फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो पेपर है उनकी चर्चा करते हैं, पीवाईक्यू की चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में हम लोग मणिपुर पीसीएस का पेपर चर्चा कर रहे थे, 2014 का पेपर था। इसमें 150 प्रश्न थे। इन 150 प्रश्नों में से प्रश्न क्रमांक 131 तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग यहाँ प्रश्न क्रमांक 132 से चालू करेंगे और इस कड़ी को लेकर के जाएंगे प्रश्न क्रमांक 150 तक, ठीक है। और उसके बाद जो प्रश्न दिए हुए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 151 से लेकर के आगे जो भी प्रश्न दिए हुए हैं इसमें, वो हमारे काम के नहीं है, क्योंकि जनरल नॉलेज के प्रश्न है। और ये जो भी जनरल नॉलेज यहाँ पे दिया हुआ है वो हमारे एग्जाम में के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। आप में से जो लोग भी लगातार तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो जॉब्स वाले के द्वारा प्रोवाइड की जा रही इस टेस्ट सीरीज श्रृंखला को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके तहत हम लोग 7000 प्रश्न प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से चल रही है, जिसके लिए आपको जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। उस एप्लीकेशन की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चालू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, है ना, साल्मोनेलोसिस इन्वॉल्व्स, है ना। सबसे पहली बात, साल्मोनेलोसिस क्या है? तो एक डिजीज है ना, एक क्या है, एक बीमारी है जो किसकी वजह से होती है? साल्मोनेला की वजह से होती है ना, जो कि किसकी वजह से होती है? साल्मोनेला स्पीसीज, जो कि माइक्रोब है, उसकी वजह से होती है, ठीक है। अब इनका कहना है कि भाई साल्मोनेला की वजह से जो साल्मोनेलोसिस होती है, वो एग्जैक्टली उसका कारण क्या है ना। मतलब साल्मोनेला क्या करता है? कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। उन टॉक्सिन की वजह से क्या होती है? ये बीमारी होती है। तो वो कौन से टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है ना, तो एग्जैक्टली क्या प्रोड्यूस करता है? तो वह एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। और क्या प्रोड्यूस करता है? साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली किस वजह से ये हो रहा है, ठीक। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कहें, एंटेरोटॉक्सिन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्या सिम्टम निकल करके आता है? डायरिया निकल करके आता है, मेन सिम्टम। और जो साइटोटॉक्सिन है उससे कई सारे सिम्टम्स निकल करके आते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन हो गया, पेट में दर्द होगा, पेट में खिंचाव होगा, क्रैम्प्स, है ना, एग्जैक्टली। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से कई सारी बीमारियां होती हैं, है ना। इसी प्रकार से कई सारी बीमारियां होती हैं। इन बीमारियों को आप किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं? फूड बॉर्न इलनेस, क्या कह सकते हैं आप इनको? फूड बॉर्न इलनेस कह सकते हैं। ये जो फूड बॉर्न इलनेस होती है वो सामान्यतः किसके रूप में निकल करके आती है? टॉक्सिन के रूप में निकल कर आती है। किसके रूप में निकल के आती है? टॉक्सिन के रूप में निकल करके आती है। ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। खास करके कहाँ पे हिस्सा है? दूसरी यूनिट में। कहाँ पे? सेकेंड यूनिट में। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लिपिड विद द लोएस्ट एनर्जी वैल्यू फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन इज, निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड ऐसा है जिसकी लोएस्ट क्या है आपको वो मिलेगी, न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगी, एनर्जी वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्टली, ठीक है। तो लिपिड विद द लोएस्ट एनर्जी वैल्यू फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन इज, है ना, कौन सा है? तो ओलेस्ट्रा होता है। कौन सा होता है? ओलेस्ट्रा होता है ना। तो आपको ध्यान में रखना है। एक देखो, ध्यान में रखने का जब मैं बात कहूं तो कई बार इस ध्यान में रखने का मेरा मतलब होता है कि एग्जैक्टली तुम ऑप्शन भी ध्यान में रखो, क्वेश्चन भी ध्यान में रखो। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, एज इट इज पूरा का पूरा क्वेश्चन विथ देयर ऑप्शन रिपीट हो जाता है। कई बार क्या होता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन रिपीट होगा, बस ऑप्शन क्या कर दिए जाएंगे? ऊपर नीचे कर दिए जाएंगे। जो 3 ऑप्शन थे गलत वाले, उनकी जगह कुछ और रख दिया जाएगा। जो चौथा सही था वो ऐसा का वैसा रखा रहेगा, ठीक है। तो कई बार जब मैं कहूं कि याद रखो, तो इसका मतलब कि रट लो उसको, वहीं पे क्या कर लो, उसको रट्टा मार लो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, चलिए, है ना। चलिए अगला आता है। ये सब की वैल्यूज क्या होती हैं? कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं इसको। क्या कहते हैं हम? कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है ना। किसकी? फैट की। फैट में चूंकि बेसिक वो क्या होता है, इकाई क्या होती है? ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, तो आप वो भी बोल सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिक इकाई क्या होती है? मोनोसेक्राइड्स होते हैं, तो कितना? 4 किलो कैलोरी। इवन प्रोटीन का भी कितना होता है? 4 किलो कैलोरी, ठीक है। एल्कोहल का कितना होता है? 7 किलो कैलोरी होता है। लेकिन एल्कोहल से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ध्यान में रखना। एल्कोहल से कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, लेकिन एनर्जी मिलती है, ठीक है। और एक्स्ट्रा की क्या होती है? 0 होती है, नॉन डाइजेस्टेबल होता है, इस कारण से। इसी प्रकार से नॉन डाइजेस्टेबल चीज क्या होती है? डाइटरी फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? डाइटरी फाइबर। उसमें से भी क्या मिलती है? 0 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है। लेकिन कई बार क्या होता है, डाइटरी फाइबर्स क्या हो जाते हैं? फर्मेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कई बार आप डाइटरी फाइबर क्या कर लेते हैं? फर्मेंट करके खा लेते हैं। तो जब आप उनका खमीरीकरण कर देंगे, फर्मेंटेशन कर देंगे, तो फिर एनर्जी कितनी हो जाएगी उनकी? 2 किलो कैलोरी पर ग्राम की हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 किलो कैलोरी पर ग्राम की, ठीक है। मेरे ख्याल से ध्यान में रहेगा। चलिए, वन सर्विंग चेदार चीज
ऑफ अबाउट 28 ग्राम प्रोवाइड्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ द आइडिया कैल्शियम। ठीक है, कि यदि आप क्या करते हैं, चेदार चीज 28 ग्राम खाते हैं, कितनी खाते हैं, 28 ग्राम खाते हैं। अब वापस से कि सबसे पहले कि भाई जो कैल्शियम है आपको आवश्यक है, कैल्शियम आइडिया है ना, आइडिया का मतलब क्या है कि बेसिक डेली रिक्वायरमेंट है ना, उसको सामान्य भाषा में कहें बेसिक डेली रिक्वायरमेंट आपको किसी भी चीज के लिए कितनी होगी, उसको हम एग्जैक्टली आरडीए के नाम से जानते हैं। तो आरडीए जो कैल्शियम का कितना होता है पहले वो पता होना चाहिए। तो कैल्शियम का आरडीए कितना होता है, 1000 माइक्रोग्राम होता है। कितना होता है, 1000 माइक्रोग्राम पर डे है ना, 1000 माइक्रोग्राम पर डे कैल्शियम का आरडीए होता है। ठीक, यहाँ तक की बात। अब आता है कि यदि आप चेदार चीज 28 ग्राम खाते हैं तो उसमें से कितने परसेंट की पूर्ति हो जाएगी, है ना, उसमें से कितने परसेंट की पूर्ति हो जाएगी। तो उसमें से कितने परसेंट की पूर्ति हो जाती है, 20%। कितने परसेंट की, 20% की पूर्ति हो जाती है। ठीक है, अगेन इसका कोई कैलकुलेशन वगैरह आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इस प्रकार से इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, कितना मिल जाता है, 20 ग्राम का मतलब कितना होता है, लगभग 200 मिलीग्राम है ना। 20 ग्राम का मतलब कितना होता है, 200 मिलीग्राम। क्यों 200 मिलीग्राम, क्योंकि भाई आपको 1000 चाहिए था, आरडीए कितना है कैल्शियम का, 1000 है, आपको कितना मिला, 20% मिला, तो 1000 का 20% कितना हुआ, 200 हुआ। ठीक है, तो 200 mg आपको लगभग यहाँ से क्या है 28 ग्राम से मिल जाता है। ठीक, इस तरीके से आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक, कायदे से कहें तो 14 ग्राम में आपको 100 mg मिल जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास 2 प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से एक कौन सा एक क्लास 2 प्रोडक्ट के तौर पे जाना जाता है। तो क्लास 2 प्रोडक्ट के तौर पे क्या जाना जाता है यहाँ पे अभी, है ना, आंसर समझ लेते हैं, देन इसको हम पूरा चीज को डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली क्या है ना। क्योंकि यदि एग्जाम में आ गया, एक क्लास 1 क्लास 2 की चीजें कई 3 जगह आपको मिलेंगी। एक जगह तो यही हो गई जो हमारे सामने दिख रही है, दूसरी जगह कहाँ आ गई, क्लास 1 क्लास 2 वाली प्रिजर्वेटिव्स में, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तीसरी जगह आती है क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 वाली, कहाँ पे आएगी, मल न्यूट्रिशन में। कहाँ पे आएगी, मल न्यूट्रिशन में, जहाँ पे आप क्या बता रहे होते हैं, ओबेसिटी को बता रहे होते हैं ना। ओबेसिटी को डिफाइन करने के लिए क्लास 1 क्लास 2 ओबेसिटी, क्लास 3 ओबेसिटी के रूप में उसको क्या करते हैं, बता रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। तो अभी आते हैं, है ना, अभी आता है हमारा कि क्लास 1 क्लास 2 प्रोडक्ट के रूप में हम किसको बताएंगे, है ना। क्लास 2 प्रोडक्ट के रूप में क्या बताते हैं, फ्रोजन डेजर्ट को बताते हैं। किसको बताते हैं, फ्रोजन डेजर्ट को बताते हैं। तो उसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब अभी के लिए कि क्लास 1 प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट में क्या आएगा, क्लास 2 प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट में क्या आएगा, उस तरीके से समझने के लिए सबसे पहले कि क्लास 1 में क्या रखते हैं हम प्रिजर्वेटिव्स में, है ना। तो क्लास 1 प्रिजर्वेटिव में उन प्रिजर्वेटिव्स को रखा जाता है जो नेचुरल होते हैं और हजारों सालों से इस धरती में यूज किए जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए नमक हो गया, जैसे उदाहरण के लिए क्या हो गया, शुगर हो गया, जैसे उदाहरण के लिए क्या हो गया, स्पाइसेस हो गए, जैसे उदाहरण के लिए क्या हो गया, शहद हो गया, है ना, एडिबल ऑयल हो गया। ये हजारों सालों से क्या किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं। अब इन क्लास 1 प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग करके आप यदि किसी चीज को बनाते हैं ना, तो वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, क्लास 1 प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, और वो प्रिजर्वेटिव जो यूज हुआ है वो क्या कहलाएगा, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव कहलाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आता है हमारा, है ना, अब यहाँ पे आता है दूसरा क्लास 2 को लेकर के, है ना, कि क्लास 2 में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आएंगी। तो सबसे पहले कि ऐसा कोई भी प्रिजर्वेटिव जो नेचुरल तरीके से नहीं आया है, मतलब सॉल्ट, शुगर, हनी, विनेगर, स्पाइसेस, एडिबल ऑयल, इनको छोड़ करके। ठीक है, ये सब क्लास 1 है। इनको छोड़ करके यदि आप कोई प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए सोडियम बेंजोएट हो गया, प्रोपियोनेट हो गया, सॉर्बिक एसिड हो गया, ये सब भी तो प्रिजर्वेटिव हैं। लेकिन ये सब कैसे प्रिजर्वेटिव, केमिकल प्रिजर्वेटिव है, जो अभी इनका इतिहास कितना पुराना है, मुश्किल से 150 साल का, 200 साल का इतिहास पुराना है। ठीक है, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम सल्फाइड, है ना, मेटाबाइसल्फाइड, सॉर्बिक एसिड, प्रोपियोनेट्स, है ना, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, तो ये सब हो गए, ये सब क्लास 2 प्रिजर्वेटिव। इनका उपयोग करके यदि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, क्लास 2 प्रोडक्ट बोलते हैं। जो हमारा आंसर था, है ना, फ्रोजन डेजर्ट का, फ्रोजन डेजर्ट में एग्जैक्टली हम क्या यूज करते हैं, इन प्रिजर्वेटिव्स का यूज करते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात आपको ध्यान में रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास 1 के प्रोडक्ट क्या रहेंगे, पिकल्स, जैम, फ्रूट जूस, है ना, इस प्रकार के कोई भी चीजें जिसमें आप क्या कर रहे हैं, इन सेकंड लाइन में लिखे हुए प्रिजर्वेटिव्स का उपयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगला आता है क्लास 4 मिल्क इंक्लूड्स मिल्क यूज टू, है ना, कि जो क्लास 4 मिल्क रहता है उसमें किस चीज को शामिल किया जाता है। वापस से, अब पहला की प्रोड्यूस, है ना, पहला की प्रोड्यूस हार्ड चीज एंड क्रीम चीज, दूसरा मिल्क फ्रूट मिल्क, तीसरा की फ्रूट क्रीम एंड कॉटेज चीज, चौथा है कि बटर एंड एनी प्रोडक्ट इन अ ड्राइड फॉर्म। क्लास 4 मिल्क इंक्लूड्स मिल्क यूज टू बटर एंड एनी प्रोडक्ट इन अ ड्राइड फॉर्म।
ठीक, ये इसको हम क्लास 4 में रखते हैं। अब वापस से ये मिल्क की जो कैटेगरी है एक अलग कैटेगरी है, एक अलग प्रकार का क्या है, डिवीजन है। ठीक है, इस डिवीजन में जो भी क्लास 1 से लेकर के क्लास 4 तक की चीजें वो सभी यहाँ पे आपको एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप बस इतना ध्यान में रखिएगा, ये आपको कहाँ पे काम आएगा, यूनिट आपके यूनिट 9 में काम आएगा। ठीक है, यूनिट 9 में अलग से क्या दिया हुआ आपको, पूरा का पूरा मिल्क के बारे में मेंशन किया गया है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना 9 है कि 8 है ना, कंफ्यूजन हो रहा है, बट ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो मिल्क के बारे में यहाँ पे एक जो डिवीजन दिया हुआ है क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक का, कि इसमें क्लास 1 में किसको रखते हैं, यूज्ड फॉर फूड कंजम्पशन, है ना, कि ऐसा दूध जो किसके लिए यूज किया जाता है, पेय पदार्थ के रूप में उपयोग करने के लिए यूज किया जाता है। उसको डायरेक्टली आप क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं ना, जो सुबह आपके घर में आपने दूध पी रहे हैं, है ना, बच्चे पी रहे हैं, बूढ़े पी रहे हैं, जो भी एग्जैक्टली, तो जो फ्लूइड कंजम्पशन के लिए ड्रिंक करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब ये कई प्रकार का हो सकता है, टोन्ड हो सकता है ना, फुल क्रीम हो सकता है, पास्चुराइज हो सकता है। आप सामान्यतः कौन से यूज करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, जो पैकेट में दूध आता है शहरों में, वो कैसा रहता है, पास्चुराइज रहता है ना, कैसा रहता है, पास्चुराइज रहता है। टोन्ड और फुल क्रीम मिल्क भी मार्केट में क्या है, इजिली मिल जाता है। दूसरा आता है क्लास 2 मिल्क, किसको कहते हैं, तो क्लास 2 मिल्क में यूज्ड फॉर पेरिसेबल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, किसके लिए यूज किया जाता है, पेरिसेबल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए। ये सबसे पहले पेरिसेबल क्या है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है किसमें, ये हमने पढ़ा हुआ फूड सेफ्टी के तहत, कि हम फूड प्रोडक्ट्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्सा क्या होता है, पेरिसेबल होता है, दूसरा सेमी पेरिसेबल होता है, तीसरा क्या होता है, नॉन पेरिसेबल होता है। ठीक है, पेरिसेबल का मतलब कि वो फूड प्रोडक्ट जिनकी लाइफ कितनी होती है, सेल्फ लाइफ कितनी होती है, 1 से 2 दिन की होती है। ठीक है, जैसे दही हो गया, छाछ हो गया, कॉटेज चीज हो गया, आइसक्रीम हो गया, क्रीम हो गया। ठीक है, इनकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो चूंकि ऐसे पेरिसेबल मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स दूध के जिनकी सेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं है, उनको हम कहाँ रखते हैं, क्लास 2 में। क्लास 3 में किसको रखते हैं, यूज्ड फॉर चीज एंड फ्रोजन प्रोडक्ट। क्लास 4 में किसको रखते हैं, वो भी ध्यान में रखिए। ठीक है, तो अगेन ये एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके काम का है। अगला, a food must contain less than how much gram of the of fat per serving to be considered a low fat food। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, कि कम वसा वाला, जैसे मार्केट में जब आप जाते हैं अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो उसमें कई में लिखा रहता है फ्री फ्रॉम फैट। अब उस फ्री फ्रॉम फैट का मतलब क्या होता है, क्या जीरो फैट रहेगा, नहीं, फैट उतना रहेगा जितना गाइडलाइन में मेंशन किया गया होगा, उसी प्रकार से लिखा जाता है ना, कि कम वसा वाला या वाला खाद्य माना जाने के लिए प्रति सर्विंग वसा कितनी कम होनी चाहिए। ठीक है, कि फूड मस्ट कंटेन हाउ लेस देन हाउ मच ग्राम ऑफ द फैट, है ना। जब आप किसी को कहते हैं लो फैट फूड, है ना, जब आप किसी खाद्य पदार्थ को कहते हैं लो फैट फूड, तो उस लो फैट फूड में फैट कितने से कम होना चाहिए। अभी के लिए आंसर समझ लेते हैं ना, तो आंसर क्या है, 3 ग्राम, है ना, आंसर क्या है, 3 ग्राम से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब ये क्या मिलेगा, पूरा का पूरा आपको एक गाइडलाइन मिलेगा एफएसएसआई की वेबसाइट में। ठीक है, उस गाइडलाइन में 4 पेज मिलेंगे, और चारों के चारों पेज मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समझो, एक एनर्जी ड्रिंक आता है मार्केट में। ठीक है, एक एनर्जी ड्रिंक आता है मार्केट में, या कोई भी पेय पदार्थ आता है मार्केट में, उसमें लिखा हुआ है कि लो कैलोरी, है ना, उसमें लिखा हुआ है लो कैलोरी लो एनर्जी। जब उसमें लिखा हुआ लो कैलोरी लो एनर्जी, तो उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि नॉट मोर देन, है ना, उसमें कैलोरी, है ना, उसमें कैलोरी नॉट मोर देन 40 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम होगी फॉर सॉलिड्स, 20 किलो कैलोरी पर 100 ml फॉर लिक्विड्स। समझो कि ये क्या है, एक एनर्जी ड्रिंक है। इस एनर्जी ड्रिंक में लिख दिया गया है कि लो कैलोरी, है ना, क्या लिख दिया गया है, लो कैलोरी लिख करके बेचा जा रहा है। इसका मतलब कि इस एनर्जी ड्रिंक के पर 100 ml में, है ना, इस एनर्जी ड्रिंक के पर 100 ml में तुमको 20 किलो कैलोरी से ज्यादा एनर्जी कभी नहीं मिलेगी। 20 किलो कैलोरी ज्यादा एनर्जी तुमको कभी नहीं मिलेगी, उसका मतलब है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। यदि उसी में लिखा हुआ है लो की जगह क्या लिखा हुआ, फ्री लिखा हुआ है, तो फ्री का मतलब होता है 4 किलो कैलोरी ज्यादा नहीं मिलेगी। ठीक, फैट वाला जो हमारा क्वेश्चन था दिख गया 3 ग्राम। ठीक है, 3 ग्राम फॉर 100 ग्राम पर 100 ग्राम। ठीक है, या फिर इसमें इसी का मतलब लिक्विड कंडीशन में है तो 1.5 ग्राम पर 100 ml। यदि फ्री लिख दिया गया है तो 0.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए फॉर 100 ग्राम और फॉर 100 ml बोथ। ठीक है, तो एनर्जी क्या है, फैट क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, लिखा हुआ कोलेस्ट्रॉल फ्री। फूड प्रोडक्ट में लिखा रहता है ना कोलेस्ट्रॉल फ्री। अब जब कोलेस्ट्रॉल फ्री लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या है वो पता होना चाहिए तुमको। ठीक,
इस लिस्ट को जरूर पढ़ो, ठीक है। वेबसाइट में डली हुई है, मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ, इसका पीडीएफ ऐप में अपलोड हो चुका है ना। और टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी संभावना एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। सैचुरेटेड फैट हो गया, अनसैचुरेटेड फैट हो गया, ट्रांस फैट हो गया। यदि लिखा हुआ ट्रांस फैट फ्री, यदि ट्रांस फैट फ्री लिखा हुआ है तो ट्रांस फैट फ्री का मतलब कितना होता है, लेस देन 0.2 ग्राम ट्रांस फैट पर 100 ग्राम और पर 100 ml ऑफ द फूड होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में आपको होना चाहिए, ठीक। यदि म्यूफा के बारे में है, प्यूफा के बारे में, ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में, शुगर के बारे में, मान लो लिखा हुआ है डायबिटीज पेशेंट कोई खरीद रहा है कोई आइटम, है ना, और उसमें लिखा हुआ डायबिटीज पेशेंट के लिए शुगर फ्री। अब वो जो शुगर फ्री लिख के दे रहा है तो शुगर फ्री का मतलब कितना होगा, शुगर फ्री का मतलब होगा 0.5 ग्राम शुगर पर 100 ग्राम फॉर सॉलिड फूड आइटम और पर 100 ml फॉर लिक्विड फूड आइटम 0.5 ग्राम ही रहेगा, ठीक है, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो। यदि लिखा हुआ प्रोटीन रिच, है ना, मार्केट में आजकल प्रोटीन की डिमांड हो रखी है, प्रोटीन रिच लिखा हुआ तो फिर प्रोटीन रिच का मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक। चलिए, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ गए होंगे आप, इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। चलो 138 क्वेश्चन आता है, विच इज अ प्रोटीन इन अ मिल्क दैट कंटेन्स ऑल द इसेंशियल अमाइनो एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा एक वो है प्रोटीन है जिसमें सभी प्रकार के इसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो सभी प्रकार के इसेंशियल अमाइनो एसिड कंटेन करने वाला प्रोटीन है वो कौन सा है, केसीन प्रोटीन है। कौन है, केसीन प्रोटीन है, जिसमें सभी प्रकार के इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मिल्क प्रोटीन्स आर ऑफ मेनली टू टाइप्स। मिल्क में दो प्रकार के प्रोटीन रहते हैं। अगेन वापस से कि समझो ये मिल्क है, इस 100 कितना है 100 ग्राम इसमें प्रोटीन है इस मिल्क में, तो इसमें 80 ग्राम क्या होगा, केसीन होगा, और 20 ग्राम क्या होगा, वे प्रोटीन होगा। 20 ग्राम क्या होगा, वे प्रोटीन होगा, ठीक है। वापस से देखो वे प्रोटीन क्यों महंगा होता है ना, वापस से वे प्रोटीन के जो वो आते हैं ना डब्बे आते हैं जिम वालों के लिए, वो कितना महंगे होते हैं, वो महंगे इसीलिए होते हैं क्योंकि उसकी मात्रा कितनी कम होती है। यदि तुम क्या करते हो, समझो 10 लीटर दूध लेते हो और उस 10 लीटर दूध में तुम मान के चलते हो कि 100 ग्राम क्या निकलेगा, प्रोटीन निकलेगा, तो उस 100 ग्राम में से मात्र, है ना, मतलब 20 उस 100 ग्राम का 20 ग्राम क्या बनेगा, वे प्रोटीन बनेगा, है ना। मतलब तुम 10 लीटर में से मात्र कितना वे प्रोटीन निकालोगे, 20 ग्राम निकालोगे। इस कारण वो मार्केट में क्या मिलता है तुमको, थोड़ा सा महंगा मिलता है। सस्ता पाने के लिए क्या करो, तो जन औषधि केंद्र जाओ, ठीक है। चलो ध्यान में रखना इस चीज को। चलो, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं वो मेरे ख्याल से पता होगा कितने होते हैं, 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। वो पूरी की पूरी कौन सी, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, मेथियोनिन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, हिस्टीडीन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया, ठीक है। और क्या बचा, वैलिन हो गया, एक कोई छूट रहा है, 5 और 5 3 8, एक कोई छूट गया, ध्यान में दे लेना, ठीक है। तो ये पूरा याद कर लेना लिस्ट आपको, ठीक है। इसेंशियल कौन से हैं, नॉन इसेंशियल कौन से हैं, सेमी इसेंशियल कौन से हैं, ठीक है। चलो 139 क्या है, which is a defect in a milk that described as a टेस्टिंग पेपरी, है ना। निम्नलिखित में से किस डिफेक्ट को मिल्क में टेस्टिंग पेपरी के रूप में क्या है, डिफाइन किया जाता है ना। पहला बिटर, दूसरा फ्लैट, तीसरा ऑक्सीडाइज, चौथा सॉल्टी, है ना। तो किसको एग्जैक्टली कहते हैं, तो ऑक्सीडेशन ऑफ द मिल्क फैट, है ना, किसका, ऑक्सीडेशन ऑफ द मिल्क फैट। वापस से मिल्क फैट का यदि ऑक्सीडेशन हो जाए, वापस समझना, मिल्क फैट का यदि ऑक्सीडेशन हो जाए, दरअसल क्या हो रखा होगा वहां पे, रेंसिडिटी हो रखी होगी। क्या हो रखा होगा, रेंसिडिटी हो रखी होगी। रेंसिडिटी होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, रेंसिडिटी होने के बाद मिल्क का जो वो है स्वाद है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, जो शायद हमने पहले क्वेश्चन लगाया हुआ है, किसी भी फूड आइटम में स्वाद के लिए कौन सा न्यूट्रेंट उत्तरदायी होता है, तो किसी भी फूड आइटम में स्वाद के लिए जो उत्तरदायी न्यूट्रेंट होता है वो क्या होता है, फैट होता है। लेकिन यदि उसी स्वाद प्रोवाइड करने वाले फैट की क्या हो जाए, रेंसिडिटी हो जाए, तो स्वाद क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। यहाँ पे स्वाद कैसा हो जाता है, पैपरी हो जाता है। कैसा हो जाता है, पैपरी प्रकार का स्वाद देखने को मिलता है, ठीक। चलो यहाँ पे और भी बातें लिखी हुई हैं, एक बार जरूर आप इनको पढ़ लीजिए, आपके काम का है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 140th क्वेश्चन, which of is the general name for class of bacteria that causes the mastitis in dairy cattle, ठीक है। जो वो होते हैं डेयरी कैटल होता है, मतलब गाय है, भैंस है, ये सब होते हैं, इनमें एक रोग होता है, कौन सा, मैस्टाइटिस। ये मैस्टाइटिस कहाँ होता है, तो गाय के जो अडर होते हैं, थन होते हैं, ठीक है, उन अडर्स में, थन में क्या होता है, भैंस के थन में क्या होता है, एक रोग हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, मैस्टाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मैस्टाइटिस कहते हैं। अब वो मैस्टाइटिस किसके कारण होता है, तो होता है स्टेफिलोकोकस के
कारण, किसके कारण होता है? स्टेफिलोकोकस के कारण। ये मैस्टाइटिस में क्या होता है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द अडर, जो थन होते हैं गाय या भैंस के, वो क्या हो जाते हैं? इन्फ्लेमेट हो जाते हैं। इन्फ्लेमेट होने का मतलब, जब भी कहीं तुमको इन्फ्लेमेशन शब्द आए तो उसके कुछ सिम्टम ध्यान में रखो। एक सिम्टम इन्फ्लेमेशन का सबसे पहला क्या रहेगा, वहां पे क्या दिखेगी तुमको? सूजन दिखेगी। क्या दिखेगी? वहां पे तुमको स्वेलिंग दिखेगी। इसके अलावा क्या दिखेगा? रेडनेस दिखेगी। क्या दिखेगा? वहां पे लालपन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेडनेस आ जाएगा। तीसरा क्या आ जाएगा? पेन आ जाएगा। वो गाय को दर्द हो रहा है वो तुमको बता नहीं पाएगी, है ना, लेकिन दर्द तो होता है। ठीक, ये मनुष्य के शरीर में भी ये सब देखने को मिलता है। तुम्हारे शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो यही लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, खैर, तो ये किसकी वजह से होता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। वो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? बैक्टीरिया है, स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस में ये पूरी स्पीसीज में कौन कौन से महत्व के हैं? स्टेफिलोकोकस यूबेरिस एग्जैक्टली, और स्टेफिलोकोकस डिस्गैलेक्टी और स्टेफिलोकोकस एगैलेक्टी, है ना, ये एग्जैक्टली महत्व के हैं। आपको पूरी स्पीसीज ध्यान में रखनी, स्टेफिलोकोकस। ठीक, मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। 141, मोस्ट यूएचटी पास्चराइज मिल्क हैज अ सेल्फ लाइफ ऑफ, जो वो रहता है, दूध रहता है, उसको तीन तरीके से आप पास्चराइज कर सकते हैं। एक लो टेम्परेचर, तो LTLT, लो टेम्परेचर तो लॉन्ग टाइम वाला, है ना। दूसरा क्या होता है? हाई टेम्परेचर, तो शॉर्ट टाइम हो जाएगा, HLST, है ना, हाई टेम्परेचर, सॉरी, STST। और तीसरा आता है UHT, है ना। तीसरा क्या आता है? UHT, की इसमें अल्ट्रा हाई टेम्परेचर यूज करते हैं आप। अब जब आप अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का यूज करके दूध का क्या करते हैं? पाश्चुरीकरण करते हैं, तो दूध के उस प्रकार के पाश्चुरीकरण से दूध की जो क्या होती है? सेल्फ लाइफ हो जाती है, बढ़ जाती है। अब वो कितनी बढ़ती है? तो किताबों में आपने पढ़ के रखा होगा, यहाँ पे जैसे हमको दिन के हिसाब से दिया हो, डेज के हिसाब से, किताबों में सामान्यतः कितना लिखा रहता है? 6 महीने बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 6 महीने बढ़ जाती है। 6 महीने का मतलब भी कितना होता है? 180 दिन होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? 180 दिन। ठीक है, राइट आंसर क्या है? 180 दिन। अब पास्चुराइजेशन जो UHT की प्रक्रिया से करते हैं, उसमें तापमान कितना रखा जाता है? अल्ट्रा हाई टेम्परेचर है, तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर कितना होता है? 135 से 150 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और 135 से 150 डिग्री सेल्सियस पे कितनी देर के लिए पास्चुराइजेशन करते हैं? 3 सेकंड के लिए। कितने के लिए? 3 सेकंड के लिए। कई बार वो रेंज में लिखा होता है 2 से 5 सेकंड, लेकिन सामान्यतः उसको कई बार किताबों में क्या लिखा जाता है? 3 सेकंड लिखा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। सेल्फ लाइफ कितनी होती है? 6 माह हो जाती है, जो कि कितना हो गया? 180 दिन के आसपास हो गया। ठीक है, चलो 142वां क्वेश्चन है, ड्यूरिंग माल्टिंग, है ना, बार्ले एंड अदर ग्रेन्स आर ब्रोकन डाउन बाय। जब माल्टिंग की प्रक्रिया होती है ना, जब क्या होता है? माल्टिंग की प्रक्रिया होती है, तो जो जौ रहता है, बार्ले रहता है, और दूसरे अनाज रहते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? ब्रोकन डाउन किए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। किसके द्वारा? ठीक है, वापस से भाई, जो अनाज होता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो अनाज होते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वो कौन सा पाया जाता है भाई? माल्ट पाया जाता है सामान्यतः, है ना। कौन सा पाया जाता है? माल्ट पाया जाता है ना, माल्ट पाया जाता है। अब एग्जैक्टली जो माल्ट का ब्रेकडाउन होगा, दरअसल है क्या? स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है, किसमें? पौधों में। और स्टार्च का जो ब्रेकडाउन होगा वो किसी चीज में तो होगा, और वो किस में होता है? माल्ट में होता है ना, माल्टोज में। एग्जैक्टली किस में होता है? माल्टोज में होता है। अब स्टार्च का जो ब्रेकडाउन माल्टोज में हो रहा है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? माल्टिंग कहलाती है। और किसी एंजाइम की वजह से होती है, वो एंजाइम क्या होता है? एमाइलेज। ठीक है, वो एंजाइम क्या होता है? एमाइलेज। ये नेचुरल प्रोसेस है। ये क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। जिस प्रकार से तुम्हारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में, उसी प्रकार से पेड़ पौधों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट संग्रहित होता है स्टार्च के रूप में। जिस प्रकार से तुमको ग्लाइकोजन को तोड़ना पड़ेगा, उसी प्रकार से स्टार्च को भी तोड़ना पड़ेगा नॉर्मल यूनिट्स में, छोटी यूनिट्स में, ताकि उसका क्या हो सके? एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, स्टार्च एक क्या है? पॉलीसेकेराइड है। उसको हम क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करवाएंगे। किसके प्रेजेंस में? एंजाइम के प्रेजेंस में। कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? वो जो सलाइवा से निकलता है, सलाइवरी एमाइलेज। और वो दूसरा जो कहाँ से निकलता है? आपके पेनक्रियास से निकलता है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज कह सकते हैं उसको। आप क्या कह सकते हैं? पेनक्रियाटिक एमाइलेज कह सकते हैं। तो दो प्रकार का वो देखने को मिलता है। ठीक, इसको ध्यान में रखना। और जो स्टार्च रहेगा, ये जो पूरा कार्बोहाइड्रेट रहेगा, इसका पाचन, इसका जो पूरा का पूरा सिस्टम है, सिर्फ दो ही जगह काम करेगा। एक आपके बक्कल कैविटी में, जहां पे सलाइवरी एमाइलेज था, और दूसरा आपका छोटी आंत में, जहां पे क्या था? पैनक्रियाटिक एमाइलेज था। इसका कोई भी संबंध नहीं है, इसके पाचन का कोई भी संबंध नहीं, कहां से? स्टमक से। ठीक है, ध्यान में रखना। आपका ये सब टॉपिक दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन वगैरह का, ये टॉपिक आपके यूनिट 1 में लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, है ना।
तो एमाइलेज ध्यान में रखिए, ठीक। जो भी यहाँ पे मैंने समझाया वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। अगला, मिल्क फर्मेंटेशन टू प्रोड्यूस चीज इज डन इनिशियली बाई इनकॉलकुलेटिंग विथ। चीज उत्पादन हेतु दूध का किण्वन प्रारंभ किससे किया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि मिल्क फर्मेंटेशन फॉर चीज प्रोडक्शन के लिए, चीज उत्पादन के लिए जो मिल्क का फर्मेंटेशन होता है उसका स्टार्टर कल्चर क्या है? उसका स्टार्टर कल्चर निम्नलिखित में से क्या है? तो उसका स्टार्टर कल्चर क्या होता है? स्टेफिलोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस स्पीसीज। ठीक है, क्या होता है? चीज के उत्पादन के लिए जो स्टार्टर कल्चर होता है, चीज के उत्पादन के लिए जो स्टार्टर कल्चर होता है वो क्या होता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस स्पीसीज। ठीक है, ये दोनों स्टार्टर कल्चर मिल करके क्या करते हैं? चीज उत्पादन में योगदान देते हैं, है ना। और वो चीज उत्पादन कहाँ से होगा? मिल्क से होगा। कहाँ से? मिल्क से। ठीक है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन में हम क्या कह सकते हैं? लैब कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ये क्या करेंगे? शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? लैक्टोज शुगर को किस में कन्वर्ट करेंगे? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। कि कौन करेंगे? लैब करेंगे। ये लैब के उदाहरण क्या हैं? लैब के उदाहरण है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, है ना, सॉरी लैक्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस और लैक्टोबैसिलस स्पीसीज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इससे हुआ क्या? अल्टीमेटली लैक्टोज की वजह से पीएच क्या था? कम था, है ना। लैक्टोज की वजह से क्या था? पीएच सॉरी लैक्टोज की वजह से क्या था? पीएच बेसिक था। शुगर है तो बेसिक रहेगा, है ना। लैक्टोज की वजह से पीएच कैसा था? बेसिक था। लेकिन जब वो किस में कन्वर्ट हो गया? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो पीएच कैसा हो गया? अपने आप डाउन हो गया, कम हो गया। और नेचर कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। नेचर कैसा हो गया? एसिडिक हो गया। और ये एसिडिक नेचर कई चीजों को प्रमोट करेगा। एक, स्वाद को प्रमोट करेगा। दूसरा, प्रिजर्वेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, स्वाद कैसा हो जाएगा दूध का? दूध का अभी स्वाद कैसा हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। ध्यान में रखना, जब भी किसी चीज का, खाद्य पदार्थ का पीएच क्या रहेगा? एसिडिक रहेगा, कम रहेगा, तो स्वाद कैसा रहेगा? हमेशा सोर रहेगा, खट्टा रहेगा। कैसा रहेगा? खट्टा। ठीक है, चलो ये ध्यान में रखना, सब चंद बातें जो नीचे लिखी हुई है ना। अगला, नाइट्रेट्स मेंटेन द रेड कलर ऑफ अ प्रिजर्व्ड मीट्स एंड, है ना। नाइट्रेट्स एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं फूड इंडस्ट्री में। किसके लिए? मीट के लिए। नाइट्रेट्स एज अ क्यूरिंग एजेंट यूज किए जाते हैं कहाँ पर? मीट इंडस्ट्री में। ठीक है, अब वापस से कि नाइट्रेट्स संरक्षित मांस का लाल रंग बनाए रखते हैं। कैसे? किस प्रकार से उसके लाल रंग को मेंटेन करते हैं? तो पहला कि आर अमंग द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रिजर्वेटिव्स, पहला। दूसरा कि इनहिबिट द जर्मिनेशन एंड बॉटुलिज्म स्पोर्स। तीसरा कि मेंटेन दी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चौथा कि प्रिवेंट मोल्ड। देखो पहला क्या है कि नाइट्रेट्स मेंटेन द रेड कलर ऑफ द प्रिजर्व्ड मीट्स एंड, तो जो पहला स्टेटमेंट है, आर मोर द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रिजर्वेटिव। देखो मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रिजर्वेटिव फूड इंडस्ट्री में कौन सा है? सोडियम बेंजोएट है। क्या है? सोडियम बेंजोएट है। लेकिन मीट इंडस्ट्री में कौन सा? नाइट्रेट ही है। मीट इंडस्ट्री में नाइट्रेट ही है, लेकिन ये ओपन स्टेटमेंट है, फिट नहीं बैठता। ठीक है, दूसरा कि मेंटेन दी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर टू किल दी माइक्रो। इस हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने वाले लोग कौन होते हैं? जैसे शुगर्स है। कौन है? शुगर्स। ठीक है भाई, रसगुल्ला तुम बनाते हो, 1 महीने तक रखा रहता है। क्यों रखा रहता है? क्यों उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होता? इस कारण से, क्योंकि वहां पे क्या करते हैं? शुगर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है। ठीक है, प्रिवेंट मोल्ड ऐसा कुछ नहीं है। और व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर है इनहिबिट द जर्मिनेशन ऑफ द बॉटुलिज्म स्पोर्स। जो बॉटुलिज्म स्पोर्स रहता है उसके जर्मिनेशन को, उसके वृद्धि को क्या करते हैं लोग? रोक देते हैं ना, उसके अंकुरण को क्या करते हैं? रोक देते हैं। ठीक है ना, कौन? नाइट्रेट्स या फिर नाइट्राइट्स। ठीक है, जो कहाँ यूज किए जाते हैं? एज अ क्योरिंग एजेंट, एज अ प्रिजर्वेटिव, मीट इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। और जो क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिज्म स्पोर्स रहते हैं उनकी वृद्धि को क्या करते हैं? वो जर्मिनेशन को क्या करते हैं? रोक देते हैं। ठीक है, अगला, सॉल्टिंग एज अ प्रिजर्वेटिव। सॉल्ट, ये सॉल्टिंग एज अ प्रिजर्वेटिव क्या करेगा? ठीक है, पहला कि रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ द स्टेफिलोकोकस ऑरियस, की स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वृद्धि को धीमा कर देता है। दूसरा कि प्लाज्मोलाइजेस द बैक्टीरिया एंड द फंजाई। तीसरा कि इज यूज्ड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द हेलोफाइल्स। चौथा कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, देखो हेलोफाइल्स क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया, है ना। हेलोफाइल्स क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया जो सॉल्ट, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहता हूं कि तुम सॉल्ट को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हो। अब तुमने सॉल्ट को एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हो, इसका मतलब कि तुम मान के चलते हो कि इसमें कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा। लेकिन कुछ हेलोफाइल्स ऐसे होते हैं, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने पर ही ग्रोथ करते हैं। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने पर ही ग्रोथ करते हैं। यदि सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम रहे तो ग्रोथ नहीं करें। इनको हम क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स कहते हैं। और ये हमारा गलत आंसर है। ठीक है, ए स्टेटमेंट क्या कहता है कि
रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ द स्टेप्लोकोकस ऑरियस, है ना, कि सॉल्टिंग क्या है, सॉल्टिंग या नमक के माध्यम से जो संरक्षण की प्रक्रिया अपनाते हैं आप, उसमें क्या होता है, रिटार्ड्स मतलब रोकना, है ना, धीमा करना, है ना, कि ग्रोथ ऑफ द स्टेप्लोकोकस ऑरियस की वृद्धि क्या कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। यही हमारा क्या राइट आंसर है, ठीक है, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। कैसे काम करते हैं, उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं जिस प्रिंसिपल पे शुगर काम करता है ना, क्या कर देंगे वो, लो वाटर की एक्टिविटी को क्या कर देंगे, लो कर देंगे, है ना, वाटर की एक्टिविटी को लो कर देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देंगे, है ना, और अल्टीमेटली क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब बैक्टीरिया सेल क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मर जाएगी वहीं पर, और उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। चलो, इन बैच फर्मेंटेशन, ये पिछली बार बताया हुआ था कि, है ना, पिछली क्लास में ही शायद, कि जो फर्मेंटेशन होता है वो कई प्रकार का होता है। ये कई प्रकार का मतलब हम केमिकल नेचर के आधार पर बात नहीं करें क्या बनने वाला है, हम प्रोसेस के आधार पर बात करें कि बैच फर्मेंटेशन अपना रहे हो, कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन अपना रहे हो, इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी के लिए कि इन बैच फर्मेंटेशन क्या करते हो तुम बैच फर्मेंटेशन में, ठीक है। पहला कि सब्सटेंस आर एडेड टू द सिस्टम ऑल एट वंस एंड रन्स अंटिल प्रोडक्ट इज हार्वेस्टेड, है ना, कि सबस्ट्रेट को ऐड किया जाएगा, और अल्टीमेटली जब फाइनल प्रोडक्ट नहीं आएगा तब तक वो उसमें बना रहेगा, ठीक है, एक। दूसरा, ठीक है, दूसरा आता है कि न्यूट्रिएंट्स आर कंटिन्यूअसली फेड इनटू द रिएक्टर एंड द प्रोडक्ट इज साइफन्ड ऑफ ड्यूरिंग द रन, है ना, पोषक तत्व लगातार दिए जाते हैं और बाद में उनको क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। तीसरा कि न्यू बैचेस ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर स्क्रीन्ड फॉर इंक्रीज्ड यील्ड। और चौथा स्टेटमेंट है कि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रोडक्ट, है ना। तो बैच फर्मेंटेशन में आप क्या करते हैं, बैच फर्मेंटेशन के तहत आपको सबस्ट्रेट्स को ऐड करते हैं सिस्टम में। वो सिस्टम क्या कहलाता है, टैंक कहलाता है, कन्वर्टर कहलाता है, क्या कहलाता है, कन्वर्टर कहलाता है। एक साथ, है ना, ऑल एट वंस एक साथ ऐड कर देते हैं, और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक कि फाइनल प्रोडक्ट आपका निकल करके नहीं आ जाता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली बैच फर्मेंटेशन के रूप में जाना जाता है। ये 145 का इसका आंसर बदल लेना आप, है ना, इसका आंसर मैंने गलत बताया आपको, इसका आंसर बी होगा, है ना, प्लाज्मोलाइसिस द बैक्टीरिया एंड द फंजाई, है ना, ये हमने यहाँ पे पढ़ा भी था मेरे ख्याल से, है ना, प्लाज्मोलाइसिस द बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये प्लाज्मोलाइसिस होती है अल्टीमेटली, है ना, मैंने गलत बताया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो 145 का आंसर क्या होगा, बी होगा, इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, बाकी जो प्रोसेस समझाया था वो सब कुछ वही प्रोसेस रहेगी, बस आंसर को थोड़ा सा सही कर लेना है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। 147, the technique first described to determine the इंसिपिएंट स्पॉइलेज इन अ मीट वॉच, है ना, मांस में आरंभिक खराबी मापने की पहली तकनीक कौन सी थी। तो मांस में आरंभिक खराबी मापने की जो पहली तकनीक बताई गई थी उसको क्या बोला गया था, एक्सट्रैक्ट रिलीज वॉल्यूम बोला गया था। क्या बोला गया था उसको, एक्सट्रैक्ट रिलीज वॉल्यूम टेस्ट के रूप में उसको हम जानते हैं। ये क्या करता है, तो इट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड रिलीज्ड फ्रॉम मीट एक्सट्रैक्ट व्हेन मिक्स्ड विद द फ्लोक्युलेटिंग एजेंट, है ना, जो भी वहाँ से वॉल्यूम रिलीज हुआ है ना, मीट एक्सट्रैक्ट्स में से, उसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, उसके आधार पे बताया जाता है ना। तो ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अगेन की एक चीज़ आप नोटिस करिए, हमेशा ध्यान में रखिए कि कोई भी टेस्ट है, कोई भी टेक्निक है, उसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। इनने भी आपसे सिर्फ क्या पूछा, नाम पूछा, नाम बता दो पर्याप्त है। वो टेस्ट कैसे काम करता है, उसमें क्या होता है, उससे उनको मतलब नहीं है, बस नाम बता दो, उतना हमारे लिए क्या है, पर्याप्त है, ठीक है। इसी प्रकार से टोटल वोलेटाइल बेस नाइट्रोजन से क्या पता करते हैं, मेजर्स वोलेटाइल नाइट्रोजन कंपाउंड लाइक अमोनिया माइंस, ठीक है। टीबीए टेस्ट क्या काम करता है, इन सबको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मस्टी एंड अर्दी फ्लेवर, है ना, कि एक अर्दी फ्लेवर, मिट्टी जैसी गंध या मस्टी गंध के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी माना जाता है, ठीक है। पहला कि एक्टिनोमाइसेट्स, दूसरा फ्लेवोबैक्टीरियम, तीसरा कि दोनों, चौथा कि सूडोमोनास सिंकेनिया, है ना। तो मस्टी या अर्दी फ्लेवर, मिट्टी जैसी गंध के लिए जो उत्तरदायी माना जाता है उसको किसको मानते हैं, एक्टिनोमाइसेट्स और फ्लेवोबैक्टीरियम। व्हाट इज द राइट आंसर, द राइट आंसर इज सी, ठीक है। तो उसको एग्जैक्टली क्या है, उत्तरदायी माना जाता है। ये ध्यान में रखेंगे आप, ये कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता है, ये आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है 149, मोल्ड कॉजिंग स्पॉइलेज ऑफ एग्स इंक्लूड स्पीसीज ऑफ, है ना,
अंडों को खराब करने वाले फफूंद इनमें से किस प्रजाति में आते हैं? तो अंडों को जो खराब करने वाले फफूंद होते हैं वह क्लैडोस्पोरियम, म्यूकोर और थैमनिडियम तीनों ही प्रजातियों के अंतर्गत क्या किए जाते हैं, शामिल किए जाते हैं। डी हमारा क्या है राइट आंसर। इसके अलावा है ना, इसके अलावा पेनिसिलियम, क्लोरोस्पोरियम जो हमारा लिखा हुआ था, स्पोरोटिकम है ना, अल्टरनेरिया, म्यूकोर, अस्परजिलस, ये सब भी क्या है उसी कैटेगरी के में आते हैं। ठीक है, अभी अलग अलग प्रकार के रॉट कॉज करते हैं। रॉट मतलब क्या होता है, खराबी। रॉट मतलब क्या होता है, खराबी, है ना। रॉट मतलब क्या होता है, खराबी। तो हरी खराबी मतलब वहां पे हरा रंग आ जाएगा अंडे में, है ना। वो किसके कारण होता है, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस के कारण होता है। ब्लैक रॉट किसके कारण होता है, वो यहाँ पे लिखा है ना। रेड रॉट, कलरलेस रॉट, फंगल रॉट, ये जरूर पढ़िए, ये सब आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए अति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने नोट्स में अपने पढ़े होंगे। अगला 150वां क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन। कल से हम लोग चालू करेंगे गुजरात पीसीएस का। ठीक है, खैर अभी के लिए आखिरी क्वेश्चन, वैक्यूम पैक्ड मीट्स आर स्पॉइल्ड बाय। जो वैक्यूम पैक्ड मीट्स होते हैं वो किसके द्वारा स्पॉइल किए जाते हैं? पहला आपको थर्मोस्पेक्ट का है ना, थर्मोस्पेक्टा, दूसरा लैक्टोबैसिलाई। तो जो भी वैक्यूम पैक्ड मीट्स होते हैं वह दोनों ही स्पीसीज के द्वारा क्या किए जाते हैं, स्पॉइल किए जाते हैं ना, क्या किए जाते हैं, स्पॉइल किए जाते हैं। उसको ध्यान में रखेंगे आप, है ना। पूरी की पूरी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं पूरे के सभी के लिस्ट के, है ना। और कैसे वो काम करते हैं उसको भी ध्यान रखेंगे। वैक्यूम पैकेजिंग पूरा का पूरा एक चैप्टर आपका इसमें दिया हुआ है, टॉपिक एग्जैक्टली, है ना। टॉपिक दिया हुआ है, यूनिट 8 में दिया हुआ है मेरे ख्याल से, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए, है ना। वैक्यूम पैकेजिंग यूनिट 8 में नहीं दिया हुआ, यूनिट 4 में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था, जिसमें आज हमने मणिपुर पीसीएस के इस पेपर को कम्प्लीटली डिस्कस किया। अब इस पेपर में कुछ प्रश्न करवाएंगे 150 से आगे, जो कुछ दिया हुआ है वो सब जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। ज्ञानी चैल सिंह, बिस्मार्क, है ना, एडोल्फ हिटलर, हु वाज नोन एज द लिटिल कारपोरल, है ना, नेपोलियन कार बोनापार्ट को बोलते थे, है ना। टेंगना था वो, नाटा था बेचारा, क्या था वो, नाटा था, इस कारण उसको क्या बोलते थे, नेपोलियन बोनापार्ट को लिटिल कारपोरल के नाम से जानते थे, जो कि फ्रेंच गद्दी में किसी ज़माने में बैठा था। खैर अपने मतलब का नहीं है। हम अगली क्लास से गुजरात पीसीएस का पेपर डिस्कस करेंगे, उसमें 200 क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, उनकी चर्चा चालू करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।